वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोगों ने पार्ट डी का फर्स्ट चैप्टर जो था अपना फोरेंसिक ऑडिट वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट डी का जो सेकंड चैप्टर है, दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज ये चैप्टर आपका कॉस्ट ऑडिट में भी आएगा एंड ये सेम चैप्टर जो है वो लॉ में भी है। लॉ में कंटेंट कंपेरेटिवली कम है, ठीक है, ऑडिट में कंटेंट ज्यादा है इस चैप्टर का, बट दोनों जगह पे आ रहा है, सो आप ध्यान से पढ़ लो। आपका एक जगह पढ़ के दो बार कवर हो जाएगा। सो सजेस्टेड ये है कि जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, ऑडिट में अच्छे से पढ़ लोगे तो लॉ में आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी बिकॉज लॉ में कंटेंट कंपेरेटिवली कम है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो सेकेंड चैप्टर है। अच्छा देखो, ये जो चैप्टर है ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये चैप्टर को हम तीन पार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम 2.1 देन 2.2 एंड देन 2.3 ऐसे करके इसके तीन पार्ट्स हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम चैप्टर का नेम डिस्कस करें तो देखो तीन वर्ड्स है, एंटी, मनी और लॉन्ड्रिंग। अब सबसे पहले हमें ये तीनों वर्ड्स जो है इसका इंडिविजुअल मीनिंग देखना होगा, तो ही जाके हम ये समझ पाएंगे कि ये चैप्टर किस बारे में बात करता है। काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मनी, तो मनी तो हमने सुना ही है, हमें पता होता है मनी, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मनी दो टाइप्स का हो सकता है, एक व्हाइट मनी एंड सेकेंड अपने पास होता है ब्लैक मनी। इस चैप्टर में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना रहेगा ब्लैक मनी क्या रहता है। ठीक है, व्हाइट मनी तो आपको सबको पता ही होगा, जो हमने लीगल तरीके से पैसे कमाए, जैसे आप जॉब करते हो तो जो आप पैसे कमाते हो दैट इज व्हाइट मनी। आपका बिजनेस है, आप उससे सही तरीके से पैसे कमा रहे हो, दैट इज अगेन व्हाइट मनी। लेकिन अगर हम किसके बारे में बात करें, अगर हम ब्लैक मनी के बारे में बात करें तो नॉर्मली हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, अच्छा ब्लैक मनी है इसका मतलब इलीगल तरीके से आपका कमाया हुआ पैसा है। ठीक है, तो वो तो आएगा ही। अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करते हो उससे जो हमें पैसा मिलता है, ठीक है, जैसे आपने मान लो स्मगलिंग करा, आपने ड्रग्स वगैरह सप्लाई करे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी आपने, ठीक है, किडनैपिंग करा आपने, तो ऐसे जो उल्टे फुल्टे काम करते हो और उल्टे फुल्टे काम करके जो आपके पास पैसा मिल रहा है, अब तुम किसी बच्चे को किडनैप कर लो और बच्चे को किडनैप करके जो तुमने वहां पे पैसे मांगे, तो क्या तुम्हारा वो व्हाइट मनी में जाएगा? क्या तुम बोलोगे क्या मैंने इतनी मेहनत करके खून पसीने से किडनैपिंग करी, फिर उसके बाद में हमने उसके पेरेंट्स से पैसे डिमांड किए, तो अगेन वो पैसा जो आपको मिल रहा है वो इलीगल है। सो उस मनी को हम व्हाइट मनी नहीं कह सकते, उस मनी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक मनी। इसके अलावा एक जो होता है वो ये होता है ऐसा पैसा जिसके ऊपर आप टैक्स इवेजन कर रहे हो, यानी ऐसा पैसा जिसको आप अकाउंट्स में शो ही नहीं कर रहे, एज इनकम रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे और उसके ऊपर आप टैक्स भी पे नहीं कर रहे, तो टैक्स की चोरी हम जिस पैसे के ऊपर करते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे भी हम ब्लैक मनी कहते हैं। और तीसरा है जहां पे सोर्स ऑफ मनी इज अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड। ठीक है, यानी कि आप बता ही नहीं पा रहे कि यार ये पैसा कैसे आया। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं, तुम्हारे हमें रूम में 10 करोड़ रुपए मिले, ठीक है, अब तुम क्या बोल रहे हो कि पता है पापा कल रात को मेरे साथ क्या हुआ, कल वो जो अलादीन का चिराग है ना, वो जो जीनी है ना वो मिल गया और उससे मैंने 10 करोड़ रुपए मांग लिए। तुम थप्पड़ खाओगे कि नहीं खाओगे? ऑब्वियसली। तो उनको भी पता रहेगा कि अच्छा ये बता नहीं पा रहा ये पैसे कहाँ से आए हैं, इसका मतलब ये पैसे गलत एक्टिविटीज, मतलब आपके पास में कोई वो नहीं है देने का कि यार ये इस सोर्स से आया है पैसा। तो जब हमारे पास में सोर्स का पता नहीं होता तब भी हम क्या कहते हैं, वो मनी कौन सा है, ब्लैक मनी। तो इनमें से किसी भी तरीके से अगर आपने पैसा कमाया है तो दैट इज ब्लैक मनी। अब तुम एक बात बताओ, अब तुम जो ये ब्लैक मनी तुमने कमाया, ये ब्लैक मनी लेके तुम बैंक में जा रहे हो और बैंक वाले को क्या बोल रहे हो, देख मैंने बहुत मेहनत करके इस बच्चे की किडनैपिंग करके या ड्रग सप्लाई करके मैंने क्या करा है, ये 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसको चुपचाप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर। वो क्या बोलेगा, आइए आइए आपका ही वेट हो रहा था, चलो ये पैसे हम डिपॉजिट कर देते हैं। क्या वो ऐसे बोलेगा? पुलिस को कॉल करेगा, वो आपको भी पता है आपके साथ क्या होगा। तो क्या हम ब्लैक मनी को डायरेक्टली जाके अपने अकाउंट में रखवा सकते हैं? नो। लेकिन एक बात बताओ, कि आप उसको अपने घर पे छुपा के रख लोगे? वो भी चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इतने लॉन्ग टाइम तक उसको छुपा रहे हो। सो हमें क्या करना होता है, हमें ब्लैक मनी को कैसे भी करके इकोनॉमी में लेके आना है, ठीक है, अपने घर से बाहर निकालना है उसको। लेकिन हम उसको एज ब्लैक मनी अगर रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप जेल जाओगे। तो लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू वो ब्लैक मनी को पहले कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? व्हाइट मनी में।
तो उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को ही मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है, ठीक है। जैसे अगर अपन लॉन्ड्रिंग की बात करें, तो जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं आपके, आप उनको वॉशिंग मशीन में डालते हो, ठीक है। तो लॉन्ड्रिंग के लिए हम दे रहे हैं, इसका मतलब हम डर्टी से क्लीन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कपड़ों की लॉन्ड्रिंग नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम मनी की लॉन्ड्रिंग पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आप ब्लैक मनी को किस में चेंज करना चाहते हो, व्हाइट मनी में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अब आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वाओ, बट आप एक बात बताओ, क्या ये चीज सही है? ये तो एक तरीके से हम क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं ना, कि अच्छा तुमने ब्लैक मनी कमा ली है, ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करके ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर लो और खुश रहो। तो ये चीज सही नहीं है। सो मनी लॉन्ड्रिंग को हमें प्रमोट नहीं करना है, इसीलिए अपना यहाँ पे सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। दैट मीन्स हम मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में हैं, हमें मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या लॉज बनी हुई है, बेसिकली हम यहाँ पे एक लॉ पढ़ेंगे, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, ये बना हुआ है। लेकिन ये एक्ट के पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये सिखाया जाएगा कि भाई करते कैसे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, हाउ टू डू इट, ठीक है। तो पहले तुम्हें सिखा रहे हैं, सिखाने का ये पर्पस नहीं कि तुम कर लेना, तुम्हें पता होना चाहिए बीइंग अ प्रोफेशनल कि अच्छा ये प्रोसेस कैसे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी करना है, तुम्हें भी अपने क्लाइंट्स को प्रमोट करना, नहीं। पहले सीख लो, उसके बाद ये पढ़ लो कि लॉ किस तरीके से उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, सो मनी लॉन्ड्रिंग हमने जैसा बात करी, कन्वर्टिंग ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, जैसा हमने बात की यहाँ पे, कि जो गवर्नमेंट है, लॉ है, इसको प्रिवेंट करती है। PMLA जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये एक्ट बनी हुई है जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी एक्टिविटीज है उसको हम फाइंड आउट करके देन उसको किस तरीके से देखेंगे, पेनल्टी वगैरह यहाँ पे है। प्रोविजन जो है वो अटैचमेंट का प्रोविजन दे रखा है कि प्रॉपर्टी जो है, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई है, उसको गवर्नमेंट किस तरीके से अटैच कर लेगी, वो सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है। बट उससे पहले हमें यहाँ पे प्रोसेस देखना होगा, किसका, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इवन MCQs में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप ध्यान से देखना। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला अपना स्टेप कौन सा है, प्लेसमेंट। सेकेंड अपना स्टेप कौन सा है, लेयरिंग। एंड जो थर्ड अपना स्टेप है, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन। ये 3 स्टेप्स है, कौन कौन से, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड देन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे अभी हमने बोला, मान लेते हैं आप जो है CMA वगैरह कर रहे हो, बट अचानक से आपके में माइंड में क्या आया कि यार मैं जॉब वॉब करूंगा, बहुत कम पैसे आएंगे, चलो कुछ मतलब होता है ना, तूफानी करते हैं, इलीगल करते हैं, ठीक है। सो आपने कुछ छोटे छोटे पैकेट्स लिए जिसमें कुछ वाइट कलर का पाउडर डाल के, और आपने गोवा में या कहीं पे सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। नाउ यू वेरी वेल नो कौन से पाउडर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। चलो, अब आपने ये काम जो है वो सोच लिया, अब ऐसे करके आप वो जो पैकेट्स है वो गोवा वगैरह में जाके सप्लाई कर रहे हो। अब आपके पास पैसा है, अब मान लेते हैं आपके पास में 1 करोड़ रुपए का अमाउंट आ गया। अब आप एक बात बताओ, जैसा अभी हमने एग्जांपल लिया, क्या वो 1 करोड़ रुपए आप डायरेक्टली जाके डिपॉजिट कर सकते हो क्या? आप डायरेक्टली जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। सो अब आपको क्या करना होगा, उस पैसे को पहले तो अपने घर से तो बाहर निकालना ही पड़ेगा ना, घर में बैठे बैठे तो आप उसको वाइट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम उस पैसे को इकोनॉमी में लेके आएंगे, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि एक साथ 1 करोड़ रुपए आपने एक ही जगह पे ले आए, नहीं। हम उस मनी को, जो अपना इतना बड़ा ब्लैक मनी है, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे किसी को भी ये शक नहीं हो कि यार ये अकेला पैसा जो है ना किसी एक पर्सन का है या उसके थ्रू आया है। हम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, हम उस पैसे को ऐसी कंट्रीज में जाके डिपॉजिट करवा देते हैं, बैंक अकाउंट्स में, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में, जहां पर बेसिकली टैक्स लॉज है ना वो स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो जहां पे, जैसे अपने एग्जाम्पल ले तो नीदरलैंड्स वगैरह, सिंगापुर वगैरह हो गया ना, यहाँ पे टैक्स लॉज जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ऐसी कंट्रीज में हम जाके इसको बैंक अकाउंट, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में हम इसे डिपॉजिट करवा देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम, सबसे पहला जो स्टेप है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट। पुटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इनटू, बैंक अकाउंट में डाल दो आप, ट्रस्ट में डाल दो, ठीक है। ऑफशोर कंपनीज मतलब इंडिया के बाहर वाली, क्योंकि इंडिया में करोगे तो पकड़े जाने के चांसेस है, तो इसीलिए हम फॉरेन कंट्रीज की हेल्प लेते हैं, और यूजिंग इवन फॉरेन बैंक्स वगैरह, ठीक है। सो आप अलग अलग उसको यहाँ पे क्या करते हो, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके लेके आते हो पहले इकोनॉमी में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट, ठीक है। ताकि
ये क्या हो जाए, लेस कॉन्स्पिशियस, यानी इसके ऊपर शक कम हो लोगों को। उसके बाद में हम क्या करते हैं, लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करो, यानी एक के बाद एक। जैसे आपने अकाउंट में पैसा रखा, फिर आपने उससे शेयर्स खरीद लिए, फिर आपने उससे डिबेंचर्स वगैरह खरीद लिए, ठीक है, अलग अलग आपने असेट्स, मतलब उसके मल्टीपल ट्रांजैक्शन करो। एक काम किया, उसके पैसा आया, उसको सेल करके सेकंड काम कर लिया, थर्ड काम कर लिया, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन करो। इससे क्या होगा, मनी का जो सोर्स है ना वो उससे दूर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अगर अपन फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा है, ठीक है, मान लो ए हो, ए के पास पैसा है, ए के जो है फंड्स, उसने उससे क्या करे, शेयर्स खरीदे, फिर उसने उन शेयर्स को सेल कर दिया बी को, फिर बी ने क्या करे, जो है वो शेयर्स को सेल करके डिबेंचर्स खरीद लिए, फिर उसने जो है वो आगे सेल कर दिया सी को, फिर उसने वापस से शेयर्स खरीद लिए, फिर उसने कोई और असेट खरीद लिया। तो ऐसे करके आप मल्टीपल मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करो। और इवन आपने नाम सुना होगा शेल कंपनीज का, किसका नाम सुना होगा, शेल कंपनीज। शेल कंपनीज में भी आप पैसा डाल देते हो। अब शेल कंपनीज क्या होती हैं, शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रैक्टिकली मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, दे आर एग्जिस्टिंग ओनली ऑन पेपर, ठीक है, यानी नकली कंपनीज, फर्जी कंपनीज, एक्चुअली नहीं है, बट हमने डॉक्यूमेंट्स में दिखा रखा है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके छोड़ दिया, एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस में 10 कंपनीज बना दी, 20 कंपनीज बना दी, ऐसी कंपनीज। तो अब आपने क्या करा, मल्टीपल ट्रांजैक्शन वहां पे दिखा दिए। तो शेल कंपनीज का जो कंसेप्ट है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत ही प्रेवलेंट होता है। आपने क्या करा, लेयरिंग में आपने सेपरेट करे उसको सोर्स से, मल्टीपल लेयर्स, कॉम्प्लेक्स लेयर्स बनाई आपने, जिससे वो अपने सोर्स से दूर हो जाए। इतने सारे ट्रांजैक्शन है तो पता ही नहीं चल रहा, अच्छा ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ढूंढते ढूंढते वो चेन आपको बहुत लंबी हो गई, तो उसको ढूंढना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और तीसरा फाइनली क्या आता है, जब आपने मल्टीपल लेयर्स कर दी, अब उसको फाइनली आप क्या करो, जैसे आपने अगर इंडिया से बाहर रखा है, तब उसको इंडिया में ले आओ पैसे को। कैसे, कोई असेट खरीद लो, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लो, जो अपन ने यहाँ पे शेल कंपनीज का एग्जांपल लिया है वो भी यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब वो पैसे को आप वापस ले आओ। तो अब जब आप उस पैसे को वापस लेके आओगे और अब आप लगा रहे हो बिजनेस में, या कोई लग्जरी, मान लो आपने गाड़ी खरीद ली, ठीक है, यॉट खरीद लिया, अब आप उसको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अब वो जो पैसा है, अब वो पैसा ब्लैक मनी में काउंट नहीं होगा, अब वो पैसा किस में काउंट होगा, अब वो पैसा व्हाइट मनी में काउंट होगा। तो इस जो थर्ड वाले स्टेप को, जिसमें हम री एंट्री करा रहे हैं कि वापस से वो अपनी इकोनॉमी में आ गए, नॉर्मल एंड लेजिटिमेट जो बिजनेस है, मतलब लीगल बिजनेस में, लीगल जो आपके असेट्स है उसमें आपने लगा लिया, इन्वेस्टिंग इन बिजनेस और रियल एस्टेट और लग्जरी एसेट्स। तो ये जो आपका प्रोसेस है, तीनों स्टेप्स, इनको कंबाइन करके बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस, ठीक है। अगर आप अपन रेगुलर जो क्लासेस पढ़ते हैं वहां पर तो हम इस प्रोसेस को और भी इन डेप्थ पढ़ते हैं, बट ऑब्वियसली ये एग्जाम ओरिएंटेड है तो हम उसको इतना इन डेप्थ नहीं ले सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा इसके ऊपर, आपने वो मूवी देखी हो रजनीकांत की, शिवाजी द बॉस मूवी है ना, तो मूवीज वगैरह में भी काफी एग्जाम्पल्स इसके दे रखे हैं, तो वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी आप आगे आ जाओ। अब देखो, जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना क्या रहेगा, डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन जो है, अच्छा हम एक्ट कौन सी पढ़ रहे हैं, ऑल्सो ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हम किस एक्ट का सेक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे हर बार नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि कंपनीज एक्ट हम पढ़ते हैं, ऑडिट में भी आता है, लॉ में भी आता है, तो हम हर जगह पे कोई सा भी सेक्शन दिखता है ना, तो हम उसको लिख देते हैं ऑफ कंपनीज एक्ट। बट ऐसा मत करना, अलग अलग एक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे लॉ में भी आपके पास कंपटीशन एक्ट अलग है, सेबी के रेगुलेशंस अलग है, ठीक है, फेमा अलग है। जो भी एक्ट है ना उसका लिखना है। जैसे सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए, अपन फ्लो में क्या लिख के आ जाते हैं, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वो गलत हो जाएगा। बी केयरफुल। देखो, अब हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले ये बता रहा है एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग किसको मानती है, जो भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व होने का ट्राई कर रहा है, जानबूझ के कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और आप उसकी हेल्प कर रहे हो, जानबूझ के आप भी इन्वॉल्व हो रहे हो एक पार्टी बन के, या फिर आप सच में इन्वॉल्व हो, ठीक है, खुद ही कर रहे हो। इन चारों में से अगर कोई भी चीज होती है इन एनी एक्टिविटी और प्रोसेस कनेक्टेड विथ, और कोई से भी एक्टिविटी, कोई सा भी जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसका अल्टीमेट कनेक्शन किससे है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए सुन लो। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है कि ब्लैक मनी, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस करके आपने कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी बिजनेस वगैरह किया, कुछ भी एसेट खरीदा,
तो वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्योंकि उसमें आपने जो पैसा लगाया वो पैसा आपने कौन सा लगाया था, ब्लैक मनी, जिसको आपने व्हाइट में कन्वर्ट किया, तो ऑब्वियस है वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। क्लेमिंग और प्रोजेक्टिंग इट एट अनटेंटेड, देखो आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हो, ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि हमें पता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो ब्लैक मनी है, बट आप उसको प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हो, अनटेंटेड, यानी कि क्लीन, यानी कि व्हाइट। तो आप शो कर रहे हो उसको कि वो एक क्या है, सही प्रॉपर्टी है लीगल तरीके से, बट एक्चुअली इट इज नॉट। तो ऐसा कोई पर्सन है तो वो पर्सन क्या माना जाएगा, गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यानी क्या बोला यहाँ पे, कोई पर्सन जानबूझ के हेल्प कर रहा है, खुद ही इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर किसी को आप हेल्प भी कर देते हो ना इवन, तब भी आप यहाँ पे किस में आ जाओगे, तब भी आप यहाँ पे ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाओगे, और आपका कनेक्शन किससे होना चाहिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक बार हम पहले देख ही लेते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। एनी प्रॉपर्टी विच इज डिराइव्ड और obtained डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट, वो प्रॉपर्टी कैसे मिली है आपको, क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से, और वो क्रिमिनल एक्टिविटी का मेंशन कहां पर दे रखा है, पीएमएलए। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है, जो कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मेंशन पीएमएलए एक्ट में दे रखा है, और या फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, जैसे मान लो अगर आपने वो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर खरीद ली और उसी वैल्यू की सिमिलर प्रॉपर्टी आपके पास इंडिया में है, तो गवर्नमेंट अगर इंडिया के बाहर जाकर बाहर वाली प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकती, तो वो इंडिया में सेम वैल्यू वाली प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है, एंड यहाँ पे यू नीड टू रिमेम्बर, नॉर्मली हम कंपनीज एक्ट में पेनल्टीज वगैरह पे इतना फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज देयर आर प्लेंटी, बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये पनिशमेंट याद करनी है, बिकॉज इस पे काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि पीएमएलए की पनिशमेंट लिख दो डायरेक्ट, इसीलिए यू नीड टू लर्न इट, ठीक है। एमसीक्यू में भी आ सकता है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकता है। पेनल्टी देखो क्या है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, कहां से, मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 7 years एंड फाइन। तो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन मतलब ये काफी बड़ा ऑफेंस है, ठीक है। और इवन अगर क्या बोला यहाँ पे, आपकी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो किससे रिलेट कर रहे हैं, एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस कौन सी है, नैरकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। यानी अगर आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो एक्ट है वो की है, और साथ में इन्वॉल्वमेंट नैरकोटिक ड्रग्स वाली एक्ट का भी आ रहा है, मतलब ड्रग्स वगैरह में डील करके आपने ब्लैक मनी कमाया, तो फिर क्या बोला यहाँ पे कि जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है ना वो कितना, सॉरी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है ना वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। नॉर्मली कितना था, 3 to 7 years, लेकिन अगर आप एनडीपीएस एक्ट में भी इन्वॉल्व हो तो आपका मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना हो जाएगा, 10। 7 के बजाय कितने ईयर्स हो जाएंगे, 10 years, ठीक है। चलो अब आ जाओ शेड्यूल्ड ऑफेंस। अभी हमने ऊपर बात की ना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में कि जो भी आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन से ऑफेंसेस होते हैं जो कि इस वाली एक्ट के शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, पार्ट ए। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसे ऑफेंसेस शेड्यूल्ड ऑफेंसेस माने जाएंगे जो पार्ट ए में है। पार्ट ए में कौन से ऑफेंसेस हैं, जो किसी दूसरी एक्ट से भी कनेक्टेड, जैसे अभी हमने पढ़ा एनडीपीएस एक्ट से भी कनेक्टेड है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग आप कर रहे हो और आपके मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस तो आ ही रहा है, और साथ में किसी दूसरी एक्ट में भी आपने ऑफेंस कर दिया, जैसे ड्रग्स वाला है तो उस एक्ट का भी ऑफेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी ऑफेंस है, ठीक है। सेबी एक्ट का हो गया या आर्म्स एक्ट का हो गया, आर्म्स यहाँ पे वो हथियार की बात कर रहा है, ठीक है, जो इलीगल तरीके से अगर आपके पास है तो अगर पार्ट ए में आना है तो मतलब किसी दूसरे एक्ट के साथ भी आपका कनेक्शन है। नेक्स्ट पार्ट बी में ऐसे ऑफेंसेस आएंगे जिसकी वैल्यू कितनी है ऑफेंस की, 1 करोड़ या उससे ज्यादा। एंड तीसरा पार्ट सी, यानी ये सिंपल है, इतना इनडेप्थ नहीं दे रखा, आपको याद रखना है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो तीनों में से किसी पार्ट में आ रहे हैं, तो पार्ट ए में आ रहे हैं एक्ट के, या बी में आ रहे हैं या फिर सी में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके नॉर्मल डेफिनेशन है, इसको एक बार देख लेना। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या बोला, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखो ये क्या बोला है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ये आपका वाला अटैचमेंट मत समझ लेना कि प्रॉपर्टी से हमें लगाव हो गया, दिल लगा लिया हमने। यहाँ पे अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी अथॉरिटी है
वो अथॉरिटीज वो क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको अपने अंडर में ले लेंगे, क्योंकि उनको शक है आपके ऊपर कि अच्छा ये पर्सन ने ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको किस में इन्वॉल्व कर रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व कर रखा है। देखो क्या बोला, सबसे पहले जब तक हमें शक है तो तब तक हम 100% तो कब्जा नहीं कर सकते हैं। हमें शक है तब तक हम टेम्पररी बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। अब अटैच कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, अटैच कर रहे हैं इसका मतलब ये कि प्रॉपर्टी रहेगी तो आपके पास, ठीक है, आप उसको यूज करो, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का राइट क्रिएट नहीं कर सकते। टेम्पररी वो प्रॉपर्टी जो है ना, वो एक तरीके से आप मान लो लॉक हो गई है, कि अभी हम जैसे आपने सुना होगा नॉर्मली किसी भी पर्सन के ऊपर मान लेते हैं हम कोई, ठीक है, सस्पेक्ट है वो कि हाँ इसके ऊपर हो सकता है, शक है हमें कि इसने क्राइम किया है, पर अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, अभी जो है ना वो डिसीजन नहीं आया है कोर्ट का कि ये गिल्टी है या नहीं है। तो तब तक आपने सुना होगा ना कि हम उसके ऊपर रोक लगा देते हैं कि आपका पासपोर्ट हम जो है वो सीज कर रहे हैं कि आप इंडिया से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाग गया तो वापस ही नहीं आया तो वो वाली सारी चीजें तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि देखो पर्सन है उसको पता है कि यार ये प्रॉपर्टी मैंने कैसे अक्वायर करी है, मनी लॉन्ड्रिंग से। अब अगर ये प्रॉपर्टी के ऊपर इनको शक है तो पता भी चली जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी से आई है प्रॉपर्टी, तो मैं पकड़े जाने से पहले ये प्रॉपर्टी किसी को सेल कर देता हूँ, जिससे उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी, मेरे पैसे मेरे पास आएंगे, मैं तो भाग जाऊंगा। तो ऐसे काम ना हो। जब तक प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही है, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक आपकी प्रॉपर्टी को आप जो है वो सेल नहीं कर सकते, किसी के पास गिरवी नहीं रखवा सकते, है ना, मॉर्गेज वगैरह। तो उसको हम कहते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट। देखो, इस एक्ट में जो डायरेक्टर है या फिर जो डिप्यूटी डायरेक्टर है उनको पावर्स हैं कि वो अटैचमेंट ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको अटैचमेंट करना है तो पहले उनको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि यार हाँ इस पर्सन के पास क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, या फिर उसको ये लग रहा है डायरेक्टर को या डिप्यूटी डायरेक्टर को कि वो जो पर्सन है ना वो उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को या तो छुपा लेगा या किसी और को ट्रांसफर कर लेगा, या किस तरीके से ऐसा कुछ काम करेगा उसके साथ में जिससे प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हो पाएगी हमारी किसकी, मनी लॉन्ड्रिंग की। तो वो उसको क्या कर लेगा, टेम्पररी अटैचमेंट करने का ऑर्डर दे देगा। अब देखो टेम्पररी जो अटैचमेंट है उसमें वो क्या क्या नहीं कर पाएगा, जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है उसको क्या क्या काम करने से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट आप रखो अपने पास में, किसी थर्ड पार्टी का राइट मत क्रिएट करो कि उसको आपने ट्रांसफर कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दी, सेल कर दी, ठीक है, मॉर्गेज कर दिया, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। लेकिन क्या हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। प्रोविजनल अटैचमेंट डज नॉट डिबार, डिबार का मतलब होता है बैन, कि हम उस पर्सन को रोक नहीं लगा रहे कि आप उस प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बस क्या बोला हमने, किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट क्रिएट मत करना। नेक्स्ट, जो भी आपका ये अटैचमेंट हुआ है, मतलब उसमें जो ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, अभी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो करेंगे, ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि आप गिल्टी हो व्हाटसोएवर। सो वो जो अटैचमेंट है ना, मतलब वो कब तक ही वैलिड रहेगा, वो 180 डेज तक ही वैलिड रहेगा, ठीक है। और क्या बोला, जो अपना ऑफिसर है जिसने अटैचमेंट किया, उसका ये जो अटैचमेंट का ऑर्डर है इसकी कॉपी, और उसके पास जो भी प्रूफ है कि हमने इस तरीके से अटैचमेंट किया, क्यों किया, बिकॉज इस पर्सन के पास हमें डाउट है कि प्रोसीजर ऑफ क्राइम है या ये छुपाने वाला है, जो भी मटेरियल है आपकी पोजीशन में, एविडेंसेस हैं, वो आप किसको दो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसके अंडर में पूरा ये केस चलेगा, ठीक है। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो जो दो तीन टॉपिक्स है ना, जैसे सर्वे हो गया, सर्च एंड सीजर हो गया, अरेस्ट हो गया, ये हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं। आपको याद होगा अपने कंपनीज एक्ट में एक चैप्टर आता है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का, वहां पर अपना सर्वे भी है, सर्च भी है, सीजर भी है। तो वो टॉपिक और ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम से हैं। देखो, ऑफिसर जो है अंडर पीएमएलए उसके पास पावर है कि वो एंटर कर सकता है एक बिल्डिंग में, प्रेमाइस में, और सर्वे वगैरह कर सकता है अगर उसको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, इंस्पेक्शन करने के लिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को वेरीफाई करने के लिए, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कनेक्टेड उनको वेरीफाई करने के लिए, या फिर नॉर्मली प्रोसीडिंग्स में हेल्प करेगा, तो वो पर्सन सर्वे कर सकता है। मतलब बेसिकली सिंपल है, उसको पावर्स दिए हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर।
अब यहाँ पे क्या बोला, अगेन डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर को अगर ये लगता है कि किसी पर्सन के पास क्या है, या तो उसने खुद ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया, या उस पर्सन के पास क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके पास, या फिर क्या बोला है उसके पास रिकॉर्ड्स है जिससे ये प्रूव होगा कि उसने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग किया, या उसके पास क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, या फिर उसके पास में प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी है जो कि किसमें कनेक्शन में आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के कनेक्शन में आ रही है। सिंपल लैंग्वेज में उसको शक है आपके ऊपर। तो अगर उसको लग रहा है कि मुझे सर्च करना चाहिए तो वो सर्च कर लेगा। और अगर उसको लग रहा है कि आप वो डॉक्यूमेंट को मान लो जो है रिकॉर्ड्स वगैरह जो है उसको आप क्या कर लोगे, आग लगा दोगे या गायब करवा दोगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय करवा दोगे, तो वो उनको सीज करने के लिए भी बोल सकता है, जब्त करने के लिए भी बोल सकता है। देखो क्या बोला, क्या क्या पावर्स हैं। ही कैन एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग, वेसल मतलब जो शिप वगैरह जो पानी में है ना, एंड एयरक्राफ्ट, ब्रेक ओपन द लॉक, वो दया वाला काम है ना, दरवाजा तोड़ दो वाला है ना, सीआईडी वाला, वो भी काम आप कर सकते हो। सीज एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी फाउंड एंड सर्च, अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें मतलब जो हमने सर्च करा है वहां पे यार ये प्रॉपर्टी है, डाउटफुल है कि ये ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, उसको सीज कर सकते हो, ठीक है। सीज मतलब जब्त कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा दो कि अच्छा आपको ये जैसे रिकॉर्ड्स है, अब मान लो अब आप चेक करके गए हो, नेक्स्ट डे या 2-4 दिन बाद आते हो तो वो रिकॉर्ड्स ही गायब है, और आपका जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है, हमने तो आपको पहले भी यही दिखाए थे, हो सकता है आप भूल गए हो। तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा दो कि अच्छा ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये रिकॉर्ड है, ये सस्पेक्टेड है, तो आप अपनी अथॉरिटी का मार्क लगा दो उसके ऊपर। और अगर आपको लगता है कि मैनिपुलेट कर सकते हैं ये लोग, तो इवन टेक कॉपीज ऑफ द सेम। मेक अ नोट और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब है यहाँ पे लिस्ट, जो भी प्रॉपर्टी या जो भी रिकॉर्ड्स आपने सर्च किए हैं या डाउटफुल है उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो। एंड देन एग्जामिन ऑन ओथ, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पर्सन से एग्जामिनेशन और ऐसे कंफर्मेशन ओथ पे ले सकते हो, ठीक है। चलो सो ये सारी की सारी उसके पास में पावर्स डायरेक्टर के पास, और वो ये सारे काम करने के लिए, सर्च एंड सीजर करने के लिए किसी भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, आप किसी प्लेस या डॉक्यूमेंट को सर्च कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोला, आप किसको सर्च कर रहे हो, आप एक पर्सन को सर्च कर रहे हो, सर्च ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब पर्सन को हम सर्च क्यों करेंगे, अगर अथॉरिटी को लगता है दैट एनी पर्सन हैज सीक्रेटेड अबाउट, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा, वो छुपा रहा है, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बट फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा, या फिर उसके पास वही ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके पोजेशन में या ओनरशिप में, या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है या कोई रिकॉर्ड है, कुछ भी है जो कि प्रोसीडिंग्स में काम आएगा, तो हम उस पर्सन का भी सर्च कर सकते हैं, और उसके पास से हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हम उन डॉक्यूमेंट्स को भी सीज कर सकते हैं। मतलब ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके रीड करके ही हो जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें क्विक रखना पड़ रहा है, होप यू अंडरस्टैंड। चलो अब आ जाओ आगे, अरेस्ट अंडर पीएमएलए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप इवन पर्सन को अरेस्ट भी कर सकते हो। देखो क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है वो ऑफेंस एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, अगर जो भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे वो एक पर्सन को अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि यार उस पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है, और उनके पास रीजंस भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा मन हो रहा है ये हमसे बदतमीजी कर रहा है तो चलो उसको जेल में डाल दो, नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है, आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है, रीजन है उसको अरेस्ट करने का, ठीक है, तो आप अरेस्ट भी कर सकते हो। और क्या बोला, उसको अरेस्ट अगर आप करते हो तो ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर हम किसी को अरेस्ट करते तो सबसे पहले हम उसको रीजन बताते हैं कि भाई आपको इसीलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग वाले ऑफेंस जो है उसके चार्जेस है। ऐसे नहीं बोलना है हमारी मर्जी, तुझे तो नहीं बताएंगे, हमारा मन हो रहा था तुम्हें अरेस्ट करने का, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। यू नीड टू टेल हिम द रीजन कि अच्छा इस रीजन की वजह से हमने आपको अरेस्ट किया है। नेक्स्ट क्या बोला, फॉरवर्ड कॉपी ऑफ अरेस्ट ऑर्डर एंड एविडेंस टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो भी आपका अरेस्ट ऑर्डर है बता दो एडजुडिकेटिंग को। और इसके बाद क्या बोला, आप अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर अंदर
उस बंदे को किसके सामने प्रेजेंट करो, मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। ये 24 घंटे में जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है ना, जो लेकर आए उसको मजिस्ट्रेट तक, वो टाइम इन्वॉल्व नहीं होता। तो ट्रैवलिंग टाइम के अलावा अरेस्ट से 24 घंटों के अंदर अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं जिनको कि सीज किया गया है यहाँ पे, और अगर ऑफिसर को लगता है कि हमें उसको रिटेन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इंक्वायरी में यार आगे काम आएंगे, तो अभी हम उसको वापस नहीं करना चाहिए, तो आप उसको रिटेन कर लो। और जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आप मैक्सिमम कितने डेज तक के लिए, जैसे वो सीजर वाला पॉइंट में आया था ना, तो कितने डेज के लिए आप कर सकते हो, मैक्सिमम 180 डेज के लिए आप यहाँ पे रिटेन कर सकते हो। और 180 डेज के बाद में आपको इन रिकॉर्ड्स को क्या करना होगा, आपको रिटर्न करना होगा। लेकिन मान लो आपके पास रीजन है कि यार अभी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, हमें और कुछ इंक्वायरी करनी है और ये रिकॉर्ड्स हमारे काम आएंगे, इवन 180 डेज के बाद भी काम आएंगे, तो आप एडजुडिकेटिंग को बोल दो। तो एडजुडिकेटिंग को अगर लगता है कि ठीक है रिक्वायर्ड है इवन आफ्टर 180 डेज, तो एडजुडिकेटिंग परमिट कर देगी रिटेंशन बियॉन्ड 180 डेज। बट आपको यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए माइंड में कि एडजुडिकेटिंग ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही परमिशन देती, एडजुडिकेटिंग भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि अच्छा हाँ यार ये सही बोल रही है अथॉरिटी, ये ऑफेंस में एक्चुअली इन्वॉल्व है। तो उसको रीजन अगर सही लगेगा तो ही वो फर्दर एक्सटेंशन देगा, वरना नहीं देगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस। अब देखो यहाँ पे जैसे अभी हमने बिगिनिंग में जो प्रोसेस पढ़ा था, उस प्रोसेस में हमने बात की थी कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग जो आप कर रहे हो तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, मतलब आप लेयर्स वगैरह क्रिएट करोगे, है ना। तो ऐसा यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग में 2-3 ट्रांजैक्शंस एक साथ इन्वॉल्व कर लिए आपने, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, 2-3 ट्रांजैक्शंस हैं और वहां पे प्रूव हो गया कि वो 3-4 ट्रांजैक्शंस में से एक ट्रांजैक्शन कंफर्म है कि मनी लॉन्ड्रिंग का है, तो ये बोल रहा है कि जैसे 4 है, 4 में से एक प्रूव हो गया ना, तो हम ये मान लेंगे कि बाकी 3 भी मनी लॉन्ड्रिंग में ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देखो क्या बोला, इट इज प्रिज्यूम दैट रिमेनिंग ट्रांजैक्शन शेल फॉर्म पार्ट ऑफ सच इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस अनलेस अदरवाइज प्रूव। यानी कि या तो आप प्रूव करो कि 3 ट्रांजैक्शंस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते हो तो अथॉरिटी ये मान लेगी, क्योंकि एक प्रूव हो गया और बाकी सब कनेक्टेड है, तो हम ये मान लेंगे कि चारों, जैसे मान लो आप 4 लोग क्लास में बैठे हो, चीटिंग हो रही है, ठीक है, चारों एक साथ ग्रुप बना के बैठे थे, तो अगर एक पकड़ा गया, श्योर हो गया कि यार एक चीटिंग कर रहा, तो हम क्या मान लेंगे, तुम सारे साथ में बैठे हो तो साथ में चारों ही चीटिंग कर रहे होगे, कनेक्टेड हो गया ना। तो या तो प्रूव करो कि मैं सिर्फ बैठा था, मैं ओनली फोन जो है वो देख रहा था, कोई चीटिंग नहीं कर रहा था, तो प्रूव करो। अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो देन यू आर प्रिज्यूम टू बी इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलो सो ये अपना हो गया इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है, तो आपको रीड करना है, जो अपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, सीजी अपॉइंट करता है, चेयरमैन है, इसमें 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, इनका टेन्योर कितना रहेगा, यहाँ तो 5 years, एंड मैक्सिमम एज जो है वो कितनी है, 65। तो हम कह सकते हैं दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, या तो आपका जो है वो 5 साल पहले कंप्लीट हो जाए, या आपकी 65 की एज पहले कंप्लीट हो जाए, उतना ही टेन्योर रहेगा। और जो वो आपने 2 मेंबर्स रखे हैं, क्या बोला, एक पर्सन के पास, कम से कम एक पर्सन के पास लॉ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम जो है वो ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं जिनके पास में एक्सपर्ट नॉलेज है, तभी तो वो देख पाएंगे ना। मतलब देखो यहाँ पे पूरा प्रोसिक्यूशन आपको हैंडल करना है, सो यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस इन लॉ। और एक पर्सन के पास बाकी किसी भी फील्ड में, लाइक फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, मतलब इनमें से होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस आप इतनी बड़ी पोजीशन पे जा रहे हो तो आपके पास रेलेवेंट फील्ड्स का एक्सपीरियंस चाहिए। चलो सो मेन जो अपना चैप्टर है वो यहाँ पे हो गया। इसके बाद के जो टॉपिक्स है ना वो थोड़े से याद करने वाले ज्यादा हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, ये आपको पूरा फ्रेमवर्क बताया हुआ है। क्या देखो, अब जहाँ पे इंडिया में अगर हम बात करें तो अपने पास एक्ट बनी हुई है, बट वो जो ऑफेंस है एक्ट में, तो ठीक है आप पकड़े जाओगे तो आओगे, पर कौन ये ऑफेंस कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे पकड़ना है, कैसे रोकना है, सो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए ना अथॉरिटी। तो वो कौन है अपने इंडिया में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट।
अब देखो क्या बोला, इट इज सेटअप बाय, किसने बनाई है वो, है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज द नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग प्रोसेसिंग। देखो इसका क्या क्या काम है, रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन में मनी का इन्वॉल्वमेंट है और आपको लग रहा है कि वो सस्पेक्ट है, मतलब वही मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस इन्वॉल्व है, ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है उसको ढूंढेगा, एनालाइज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा रेलेवेंट अथॉरिटीज को। मतलब ये बेसिकली जो है इसका मेन काम क्या रहेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस अगर हो रहा है तो उसको फाइंड आउट करवाना, उसको प्रिवेंट करवाना। फंक्शंस देख लो, सबसे पहले क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसीव कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फ्रॉम वेरियस रिपोर्टिंग एंटिटीज। देखो वैसे अपन ने, आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने एक मूवी का एग्जाम्पल लिया, शिवाजी द बॉस। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है वो उसने क्या किया था, एक शिवाजी फाउंडेशन बना दिया था, मतलब एनजीओ। तो मोस्टली क्या होता है कि जो लोगों को अगर मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस करना है ना, तो एनजीओ सबसे इजी तरीका रहता है, क्योंकि वहां पे आप क्या करो, जो भी आपके पास पैसा है ब्लैक मनी, डोनेशन के फॉर्म में दे दो, ठीक है। तो वो एक बहुत ही इजी तरीका है। तो जैसे एनजीओज हो गए, या फिर नॉर्मली हम ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करके कहाँ रखेंगे, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो इनके पास जो पैसा आ रहा है, अब ये ऐसे अगर केयरलेस हो गए कि ठीक है जिसका पैसा आ रहा है आप तो आग बंद करके डिपॉजिट कर लो, तो फिर आप कभी भी ऑफेंस को पकड़ ही नहीं पाओगे। तो ये एफआईयू का काम है कि जितनी भी ऐसी एंटिटीज हैं जो वनरेबल हैं, मतलब जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस होने के चांसेस हैं, वहां पे वो क्या करेगा, ऐसे अलग अलग जो अथॉरिटीज है उनसे रिपोर्ट लेगा कि जो भी आपके साथ कैश में ट्रांजैक्शन कर रहा है या जो भी आपके पास पैसा दे रहा है, तो हम उसको वेरीफाई करेंगे, उस पर्सन की पूरी आइडेंटिटी एंड केवाईसी वगैरह सब कुछ करेंगे। देन उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, पैटर्न्स देखेगा कि यार शक तो नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का, लेयरिंग का कोई कुछ काम तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इवन क्या बोला, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अलग अलग अथॉरिटीज के साथ, जैसे नेशनल इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, फॉरेन एफआईयूज, इनके साथ में इंफॉर्मेशन। देखो क्योंकि जैसा हमने बात की, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा वो पर्सन सिर्फ इंडिया में ही रोटेट करेगा, इंडिया के बाहर वाली कंट्रीज में भी वो पैसा जा रहा है। तो इंक्वायरी वगैरह के पर्पज के लिए आपको इंफॉर्मेशन बाहर भी शेयर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्ट एज सेंट्रल रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी का मतलब है सारा जो डेटा है पूरी कंट्री का, उसको एक साथ एक जगह पे ही अपने पास में मेंटेन करना, कि जो भी टाइप का डेटा चाहिए वो एक जगह पे ही आपको मिल जाएगा ना, नेशनल डेटाबेस मेंटेन करना है, जो भी आपने अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली है। कोऑर्डिनेट करो बिटवीन आपकी कंट्री की अथॉरिटीज, बाहर वाली कंट्री की अथॉरिटीज, ठीक है, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। एंड देन क्या बोला, रिसर्च एंड एनालिसिस, मतलब बेसिकली आप पैटर्न समझो कि कोई क्रिमिनल है तो वो किस तरीके से क्राइम कर सकता है, मतलब नए नए आप है ना, मतलब यहाँ पे पैटर्न्स देखो कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है और उसको हम ऐसे करेंगे तो पकड़ पाएंगे, ठीक है। सो वो रिसर्च एंड एनालिसिस की आपको रिक्वायरमेंट है। मेन ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप एक बार देख लेना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ईडी। ईडी का नाम तो आपने बहुत बार ही सुना होगा, इवन सोशल मीडिया पे भी काफी आता रहा है कि अच्छा ये एक्टर है, इसके यहाँ पे हमें पता चला है मनी लॉन्ड्रिंग का हो रहा है तो ईडी का नोटिस आ गया। ईडी क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, की जो पीएमएलए के प्रोविजंस है उसको एनफोर्स करवाने का काम, कि ये जो एक्ट है इसकी बातें सब मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। तो एनफोर्समेंट का काम किसके पास है, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। टू एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए, अगर किसी के ऊपर शक है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला है यहाँ पे, पावर्स क्या रहेंगी, पावर्स टू इम्पोज पेनल्टी, जो भी नॉन कंप्लायंस करेगा उसके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा, प्रोविजनल अटैचमेंट भी आप करवा सकते हो, पावर ऑफ सर्च, सीजर, सर्वे, ये सब अपन ने ऊपर पढ़ लिया है। पावर ऑफ अरेस्ट भी अपन ने पढ़ लिया है, एंड पावर ऑफ रिटेंशन। तो ये सारी पावर्स जो है ऊपर एक्ट में दे रखी है, तो ये सारी पावर्स किसके पास रहती है, ईडी, ठीक है। सो ये दो आप अच्छे से पढ़ लेना इस वाले टॉपिक में। बाकी तो सिंपल है, जैसे आरबीआई है, जैसे हमने बात किया कि कोई भी पर्सन ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करके बैंक में रखवाएगा, तो आरबीआई को भी अलग अलग प्रोविजंस बनाने होंगे, जैसे बैंक्स के लिए, जैसे अपने केवाईसी वगैरह होती है, आप बेसिक से बेसिक काम करोगे तो केवाईसी होगी, ठीक है। एक अपन इसका जो सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे डीडी, ड्यू डिलिजेंस, उसमें भी अलग अलग होते हैं, सीडीडी, ईडीडी, है ना,
कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, ये सारी चीजें जो हैं, देखो ये आगे अभी अपन जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ना उसका उसमें आ जाएगा। सेबी, सेबी जो है आपने सुना होगा क्या है, सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, जो अपना शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उस पे अगर कोई ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हो रहा है सो उसके रिगार्डिंग जो है मतलब सेबी की ड्यूटी बनती है कि वो पीएमएलए की गाइडलाइंस फॉलो करवाए कोई भी सिक्योरिटीज रिलेटेड ट्रांजैक्शन में। ठीक है, चलो सो विद दिस अपना इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे अपना होता है कंप्लीट। एंड आप पे याद रखो कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, छोड़ के जाते हैं ये चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि आप अगर मॉड्यूल देखोगे सो नो डाउट मॉड्यूल में ये चैप्टर बहुत ज्यादा आपका इन डेप्थ है, लेंदी है। ठीक है, क्यों लेंदी है, क्योंकि देखो एक्ट का तो इतना ही दे रखा है, इसके बाद में आपको रिकमेंडेशंस दे रखी है, किसकी, एफएटीएफ की, वो अपना जो सेकंड पार्ट है उसमें आएगा। सो वो देख के हम डर जाते हैं कि यार इतना सा चैप्टर मॉड्यूल में इसका वेटेज 5 मार्क्स का दे रखा है, उसको हम इतना ज्यादा क्यों पढ़े। ठीक है, तो हम छोड़ के जाते हैं, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अभी जो हम सेकेंड इसका पार्ट देखेंगे वो नोट्स हैं, अगर आप उतना पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको उसमें भी डाउट आता है कि यार नहीं वो भी ज्यादा ही है, हम इतना टाइम नहीं देना चाहते उसको, तो फिर आप एक काम करो, आप जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है जो अभी अभी अपन ने कंप्लीट किया, एटलीस्ट इतना पढ़ के जाओ, ये पढ़ के जाओ, और 2-3 टॉपिक्स में आपको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी अभी जस्ट आपके सेकेंड वाले पोर्शन के, सेकेंड वाले पार्ट के, वो आप पढ़ के जाओ, उतना पढ़ के जाओ वो भी सफिशिएंट है। ये मत करना कि पूरा का पूरा चैप्टर स्किप कर दिया, फ्री के मार्क्स है आपके, इतना तो पढ़ के जाना ही है। ठीक है, चलो अब देखो जो अपना ये चैप्टर है 2.2, इसमें क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन। देखो यहाँ पे हमें एक तो क्या पढ़ना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा एक हमें क्या पढ़ना है, सीएफटी, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और एक हमें क्या पढ़ना है, कॉम्बैटिंग प्रोलिफरेशन। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या बने हुए हैं और वो क्या कहते हैं। अच्छा आपको याद है हमने जो एकदम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात की थी, वहां पर हमने कोसो पढ़ा था ना, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन। तो आपको याद है वो क्या था, इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी जो कि 3 चीजों के ऊपर अपने रिकमेंडेशन दे रही थी। ठीक है, जो उसमें सबसे पहले क्या था, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डेटरेंस, इंटरनल कंट्रोल। तो वो रिकमेंडेशन दे रही थी और वो अलग अलग कंट्रीज को अगर लगता है तो दे कैन फॉलो। यहाँ पे भी ऐसे ही एफएटीएफ बना हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है और ये भी रिकमेंडेशन देता है, किसके रिगार्डिंग, ये 3 टॉपिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब अगेन जो है वो कंट्रीज इसकी रिकमेंडेशंस को मान के अपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट करती है, तो अपन कह सकते हैं कि जो अपना पीएमएलए है उसमें भी काफी सारे रिकमेंडेशंस किसकी मानी गई हैं, एफएटीएफ की मानी गई है। ठीक है, देखो तो अब ये रिकमेंडेशंस आपको बहुत सारी दे रखी है। अब अगर किसी के पास में टाइम है और उसको लगता है कि नहीं मुझे तो मतलब एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है एंड मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, 80+ लाने हैं, तो आप जो है ये रिकमेंडेशंस जो है वो सारी अच्छे से देख लो। जिसको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कि नहीं हमें इतनी पढ़ाई नहीं करनी, तो अभी मैंने जैसा डिस्कस किया था इतना इतना जो मैं आपको मार्क करवाऊंगी वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्किप ही कर दो पूरा चैप्टर, इतना तो देख ही लो। चलो देखो क्या बोला यहाँ पे, सबसे पहले जो रिकमेंडेशंस है एफएटीएफ की, उसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, एएमएल और सीएफटी पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेशन। एएमएल क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अपन ने अभी पढ़कर ही आया, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में प्रोविजंस, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोविजंस। एंड सीएफटी इज कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तुम्हें पता है जो टेररिज्म है ऑब्वियस सी बात है वो किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है ना, आतंकवाद, तो उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए जो फाइनेंसिंग हो रही है वो भी तो गलत ही है ना। तो वो जो फाइनेंसिंग हो रही है क्या करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए, उसको भी हम क्या करना चाहते हैं, कॉम्बैट। कि जैसे किसी दूसरी कंट्री ने अपनी कंट्री के किसी बंदे को यहाँ पे अपॉइंट कर रखा कि मैं पैसे भिजवा दूंगा इस बैंक अकाउंट के थ्रू, तू पैसे विड्रॉ करके एंड देन टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवा देना है, वैसे वैसे, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस को भी तो हमें रोकना है। तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पे जो है वो रिकमेंडेशंस दी है। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, असेसिंग रिस्क एंड अप्लाई। सबसे पहले तो आप ये देखो कि रिस्क, देखो ये हम हमेशा बात करते हैं, जब तक आपको रिस्क नहीं पता तब तक आप उसको मिटिगेट कैसे करोगे। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो कि यार कौन से एरियाज हैं जहाँ पे रिस्क ज्यादा है। अब जैसे कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो रिस्की ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कुछ दूसरे ट्रांजेक्शन, या हम कह सकते हैं कुछ कुछ कंट्रीज होती हैं जिनसे हमें लगता है कि यार नहीं ये कंट्रीज से हमें रिस्क ज्यादा है, और इस कंट्री से हमें लगता है कि नहीं इस कंट्री की रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, तो इस कंट्री से हमें भी रिस्क कम है। तो वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ऐसी कंट्रीज को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो जहां पे रिस्क ज्यादा है, ठीक है। और इसका जो डिटेल है, रिस्क वाली जो पॉइंट है पूरा, इसका डिटेल इसी चैप्टर के जो थर्ड वाला अपन 2.3 पढ़ेंगे ना उसमें दे रखा है। इसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे, नेशनल कॉपरेशन। जैसे अभी हमने बात की थी, इवन मनी लॉन्ड्रिंग में भी क्या रहता है कि जो कंट्री है उसमें जो भी पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस करेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जो वो ऑफेंस है वो सिर्फ इंडिया का है तो सिर्फ इंडिया में ही कर सकता है, नहीं। वो अपने पैसे को बाहर जो है अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पे रेगुलेशंस उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो अपने फंड्स को वहां पर प्लेस करेगा ही करेगा। तो उन कंट्रीज से आपको कॉपरेशन तो रखना है ना। मान लो बंदे ने वहां पर प्रॉपर्टी खरीद ली मनी लॉन्ड्रिंग से, अब वो कंट्री उसको प्रोटेक्ट कर रही है, हमें उसकी वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के लिए परमिशन ही नहीं दे रही है, तो आप कैसे पकड़ पाओगे। तो हमें कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होगा विद इंटरनेशनल कंट्रीज एज वेल, ठीक है। चलो, जैसे अभी हमने बात किया, हैव कोऑर्डिनेशन विद एफआईयू, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, सुपरवाइजर्स, इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला, मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉन्फिस्केशन। सबसे पहले कंट्रीज, अब देखो क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेशन है तो एफएटीएफ कभी भी शेल वर्ड नहीं बोलेगा, वो शुड बोल रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए। फिर कंट्रीज अपनी लॉ बनाएंगी उसके रिगार्डिंग। तो हमने तो अपने पीएमएलए में, आपको याद होगा ना, हमने इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन पढ़ा। क्यों? क्योंकि जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। सो कंट्रीज को क्रिमिनलाइज करना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को, और इवन फ्रीज करो, सीज करो, कॉन्फिस्केट करो, किसको? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये भी अपने पीएमएलए में था, अपन पढ़कर आए हैं अभी, ठीक है। फिर आता है अपना टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाला ऑफेंस है, जैसे अभी अपन ने ऊपर पढ़ा मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज करो, तो सिमिलरली वैसे ही जो आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाला ऑफेंस है, कंट्रीज को उसको भी क्या करना चाहिए? क्रिमिनलाइज करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट अपना क्या है, कॉम्बैट करना है हमें फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब, इसका मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, मैन्युफैक्चर, अक्वायर, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा ऑफ न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स इलीगली, ठीक है। जैसे आपके एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह ये सब है ना, वेपन्स होते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बिना गवर्नमेंट की अथॉरिटी के इन सब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके, इन सबको आप क्या कर रहे हो, मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा रहे हो, इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ये आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकते। पर अगर आप इसको कर रहे हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। तो उसको भी आपको प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए भी देखो क्या सजेशन, जो रिकमेंडेशन दिया है एफएटीएफ ने, प्रिवेंशन, सप्रेशन, डिसरप्शन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और उसके लिए जो फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है लीगल काम करने के लिए, तो उन दोनों को ही रोकना है। एंड शुड फ्रीज विदाउट डिले फंड्स और असेट्स एज पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, ठीक है। मतलब बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि कंट्रीज को इसके लिए अवेयर रहना चाहिए, और अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी उनको दिखती है तो वही सर्च, सीजर, फ्रीजिंग, कॉन्फिस्केशन, जब्त वगैरह करना, ये सारे जो चीजें हैं उनको एक्टिवेट करना चाहिए। एंड कंट्रीज को इवन देखना चाहिए कि उनके वहां पे प्रॉपर लॉज रेगुलेशन बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। एनजीओज और एनपीओ, अभी अपन ने बात भी की थी कि एनजीओज और एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या रहते हैं? इजी टारगेट रहते हैं, ठीक है। किसी भी टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, किसको भी मनी लॉन्ड्रिंग करना है उसके लिए, तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी आपको बता रहा है पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स कि क्या क्या मेजर्स आपको लेने चाहिए, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले इसको आपको याद करना है, सीडीडी। इसके ऊपर अभी जो रिसेंट अपना एग्जाम हुआ था दिसंबर अटेम्प्ट वाला, उसमें भी क्वेश्चन आया था कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के ऊपर। देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्योंकि जो भी अपन ने पढ़ा,
तो आपने अगर मनी लॉन्ड्रिंग किया तो आपने ब्लैक को किस में कन्वर्ट किया, व्हाइट में। अब आप उसको व्हाइट में कन्वर्ट करके कहाँ पर रखवाओगे, जाके आप उसको कहाँ रखवाओगे, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास जो भी कस्टमर अगर पैसे रखवाने के लिए या कुछ भी फंड डिपॉजिट करने के लिए आ रहा है तो उनके मेजर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब एक नॉर्मल जो होता है वो तो होता है अपना केवाईसी, वो तो होता है बेसिक। लेकिन सीडीडी क्या होता है, कस्टमर जो है ना, ड्यू डिलिजेंस, वो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि उसको इनहेंस लेवल पे करो। कस्टमर जो है वो जब आ रहा है बिगिनिंग में तब भी करो और बीच बीच में भी करो, ठीक है। इसका मतलब जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कुछ भी जो है वो ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे होते तो हम बिगिनिंग में चेक कर लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, बिगनिंग में तो हर इंसान अपने आप को बहुत ही अच्छा ही दिखाएगा ना। आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलोगे तो वो अपने आप को ऐसे दिखाएगा कि मैं तो बहुत ऐसे मारता हूँ पीटता हूँ, ऐसे खराब पर्सन हूँ, मैं गाली वगैरह बकता हूँ। ऐसे तो वो आपको नहीं दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फर्स्ट इंप्रेशन वो अपना अच्छा ही देते हैं। आगे जाके आपको समझ में आता है अच्छा ये इंसान तो ऐसा था, मैं तो समझ ही नहीं आया इसके बारे में कभी ऐसा। तो सिमिलरली कोई कस्टमर अगर वो कोई ऑफेंस करके आ रहा है तो वो इतना ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास ऐसे प्रिकॉशन लेके आएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा ये जो है वो ऑफेंस करके आया है। तो आप ड्यू डिलिजेंस, मतलब जो आप एग्जामिनेशन करोगे वो सिर्फ बिगनिंग में मत करो कस्टमर का, इंटरवल्स बीच बीच में भी करते रहो, ठीक है। उसे हम कहते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस समझ गए ना, मतलब इनहेंस्ड, आप उसको रिस्क चेक कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो उसका इन डेप्थ। The process used by FI to verify the identity of customer, assess their risk profile, ensure compliance with regulatory requirements। ठीक है। और इवन यहाँ पे क्या बोला कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर रोक लगा दी कि भाई तुम एनोनिमस अकाउंट्स मत रखो जहाँ पे पता ही नहीं है कस्टमर कौन है, आते पते ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग फिक्टिशियस नेम्स पे, मतलब फर्जी नाम पे भी अकाउंट वगैरह खोल लेते हैं, तो वो सब चीजों को उनको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये देखो क्या बोल रहा है कि आपको सीडीडी मेजर्स बैंक्स वगैरह को कब कब करने हैं, जब वो किसी के साथ में ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई पर्सन आपके पास अकाउंट ओपन करने आ रहा है, बिजनेस करने के लिए आ रहा है, ठीक है। या हम कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ओकेजनली जो थ्रेशहोल्ड लिमिट के बियॉन्ड है, ठीक है। जैसे जहाँ पे पैन कार्ड वगैरह मांग लिया जाता है तो आप लिमिट के बियॉन्ड जाकर एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट कर रहे हो या एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ कर रहे हो, तो वो सारी चीजें। या बैंक को शक हो रहा है कि यार इतना पैसा उसके पास कैसे आ सकता है, ठीक है। डाउट्स ऑफ एडिक्वेसी ऑफ प्रीवियसली, यानी कि अब आपको लग रहा है कि यार इसने जो हमें बिगिनिंग में इंफॉर्मेशन दी है ना वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वापस ले लो। चेंज इन कस्टमर डेटा, ठीक है। इसके बाद देखो अब आपको है ना अलग अलग टाइप के सीडीडी बताए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है, स्टैंडर्ड सीडीडी। उसके बाद में आपको क्या बोला है, सिंप्लीफाइड सीडीडी। और उसके बाद में आपको क्या बोला है, इनहैंस्ड सीडीडी, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, इतनी तो करनी चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाइड का मतलब होता है एकदम, होता है ना कि हाँ ठीक है बस ऊपर ऊपर से सब कुछ देख लिया। स्टैंडर्ड मतलब रेलेवेंट, हाँ इतना सफिशिएंट है। सिंप्लीफाइड एकदम इजी, जहां पे आप बिल्कुल भी इन डेप्थ नहीं जा रहे। और इनहैंस्ड में आप एकदम इन डेप्थ जाकर वेरिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये तीन टाइप की आपकी सीडीडी है, ठीक है। देखो क्या बोला, स्टैंडर्ड में सबसे पहले आप क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करो। आप आइडेंटिफाई करो किसको, बेनिफिशियल ओनर को। देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड ओनर जिसका नाम आता है, और एक होता है बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल अपने नाम से अकाउंट ओपन कर रहा है, बट आगे जाके हमें पता चलता है कि यार इसने अकाउंट खोला तो खुद के नाम से है, पर वो अकाउंट में पैसा किसका आ रहा है, उसके क्लाइंट का, किसी कंपनी का। तो जिसका नाम है उस अकाउंट पे, मतलब वो प्रोफेशनल, वो कौन होगा, रजिस्टर्ड ओनर। और जो उस अकाउंट से एक्चुअली बेनिफिट ले रहा है, वो बेनिफिट वाला बंदा कौन होगा, बेनिफिशियल ओनर। जैसे अपने पेरेंट्स करते हैं ना कि अपने बच्चे के नाम पे अकाउंट ओपन करवा दिया, तो रजिस्टर्ड ओनर कौन है, पेरेंट, बट बेनिफिट कौन लेगा, वो चाइल्ड। तो जो भी बेनिफिशियल ओनर्स है ना, उसको भी ढूंढो, क्या जिसका नाम आ रहा है वही बंदा ओनर है या बेनिफिट किसी और का करवा रहा है। तो बेनिफिशियल ओनर को फाइंड आउट करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो बेनिफिशियल ओनर हो वो क्रिमिनल हो और वो अपना नाम नहीं दे सकता हो, इसीलिए वो किसी और के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करवा रहा है। अंडरस्टैंड एंड ओपन इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पस एंड इंटेंडेड नेचर, क्या टाइप का बिजनेस है, क्यों करना है, क्या रीजन है, एंड ऑन गोइंग करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं एक बार करके बैठ गए हो गया, नहीं, ऑन गोइंग कंटिन्यूअस डीडी करते रहो।
नेक्स्ट आता है अपना सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड में इतना इन डेप्थ हमें नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से ठीक है, बेसिक केवाईसी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। लिमिट द एक्सटेंट और टाइप, यानी मतलब लिमिट में करो, बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। फ्यूअर एलिमेंट्स मतलब जो आइडेंटिफिकेशन डेटा है, जो आप आईडी वगैरह ले रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, इतनी ज्यादा डिटेल्स मत फिल करवाओ, 4-5 बेसिक बेसिक आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया। सिंप्लीफाई कर दो प्रोसेस को। फ्रीक्वेंसी कम कर दो, जैसे नॉर्मली मान लो हम 4 बार कर रहे हैं साल में, अगर हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो हम 2 बार करके खत्म कर देंगे। रिड्यूस द डिग्री एंड एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। वेरीफाई क्लाइंट आइडेंटिटी आफ्टर बिजनेस रिलेशन। नॉर्मली हम बिजनेस से पहले देखते हैं कि क्लाइंट की आइडेंटिटी, क्लाइंट कौन है, कहाँ से आया है, कैसे। सिंप्लीफाइड में क्या बोला, बाद में देख रहे हैं, मतलब सिंप्लीफाइड आप मानो एकदम होता है ना कि रिलैक्स्ड, कि हमें शक ही नहीं है इस बंदे पे कि कुछ गलत करेगा, ठीक है। बट बेटर स्टैंडर्ड ही रहेगा, सिंप्लीफाइड आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, इनहांस्ड। इनहांस्ड में मतलब आपको क्या करना होगा, एकदम इन डेप्थ। अब जो आपने ऊपर पढ़ा ना स्टैंडर्ड में, उसके आगे इनहांस्ड वर्ड लगा दो, इन डेप्थ वर्ड लगा दो। करना वही है, इंफॉर्मेशन लेनी है बट इन डेप्थ, ठीक है। मॉनिटरिंग करनी है बट नॉर्मल से ज्यादा। तो ये वही चीजें हैं। आप देखो यहाँ पे 2-3 कीवर्ड्स याद कर लो, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन लेनी है नॉर्मल से ज्यादा, अपडेट क्लाइंट आईडी मोर रेगुलरली, additional searches to know the client risk profile, additional information and documents on nature of business। अब आप देखो ये सारे पॉइंट्स ऊपर वाले ही आ रहे हैं, बस हम एडिशनल इंफॉर्मेशन या मोर रेगुलरली या मोर फ्रीक्वेंटली या इन डेप्थ ऐसे वर्ड्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। obtain information on sources of funds and its evidence, इंफॉर्मेशन ऑन रीजंस फॉर इंटेंडेड और परफॉर्म ट्रांजैक्शन। मतलब एक एक चीज को इन डेप्थ, बंदे के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है, कहाँ जॉब करता है, कहाँ बिजनेस करता है, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो ट्रांजैक्शन के पीछे का इंटेंशन, कर दिया वो उसकी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं सोचना है क्यों किया भाई बताओ, ठीक है। अप्रूवल भी लेना है सीनियर मैनेजमेंट का, अगर हम कोई भी रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ में ना कंटिन्यू कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो सीनियर मैनेजमेंट से पूछना है बैंक वाले को। enhance monitoring, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ हायर रिस्क क्लाइंट्स एंड ट्रांजैक्शन, जो भी हाई रिस्क, जैसे अपन ने बात, कुछ कुछ कंट्रीज हाईली रिस्की होती हैं, कुछ कुछ जैसे एनजीओज की बात करें हम तो वो हाईली रिस्की होते हैं, कसिनोज वगैरह होते हैं वो हाईली रिस्की होते हैं। जो हाईली रिस्की वाले एरियाज हैं वहां पर आप अपने एम्प्लॉय की अवेयरनेस को बढ़ाओ। एंड लिमिट्स वगैरह, जैसे नॉर्मली क्या बोला यहाँ पे कि जो ओनरशिप की लिमिट है, टू इंश्योर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि अगर 25% का बंदे ने कहीं पर एक्विजिशन कर रखा है ना, शेयर होल्डिंग का, तो हम उसको ओनर मान रहे हैं, तब हम उसको इन डेप्थ चेक करेंगे, तब उसको कम कर दो। क्या 10% भी इन्वेस्टमेंट होगा ना इस पर्सन का, तब भी हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। सो ऐसे सारी चीजें। फिर आपको हर एक चीज के बारे में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, इसको आप रीड कर लेना एक बार, ये सिंपल सा है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल जितने भी रिकॉर्ड्स है वो आपको मेंटेन करने हैं। जो भी आपने डेटा सीडीडी के थ्रू अक्वायर करा, लाइक आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस, ये सब आपको मेंटेन करना है। लॉ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बोल रही है वो आपको मेंटेन करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है अपना क्या है, एडिशनल। अब जैसे हमने बात की कि यार हर टाइप की कंट्री या हर टाइप का क्लाइंट हाईली रिस्की नहीं होगा, कुछ कुछ जो क्लाइंट्स होंगे, कुछ कुछ जो कस्टमर्स होंगे वो हाईली रिस्की होंगे, कुछ कुछ लो रिस्की होंगे। तो अभी आपको बता रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक जहाँ पे रिस्क ज्यादा होती है उनका आपको अच्छे से चेक करना है। जैसे फर्स्ट आपका क्या बोला है, पीईपी। पीईपी आपका क्या होता है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, है ना। इसका मतलब नॉर्मली अगर हम किसी पॉलिटिशियन के बारे में सुने जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है, सॉरी, तो आपके माइंड में क्या आता है कि यार ये रिस्की होगा कि नहीं होगा, करप्शन, ब्राइबरी, ये सब चीजें इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी, आता है ना आपके माइंड में। इसका मतलब वो पर्सन क्या है वहां पे, हाईली रिस्की है। तो जो जो लोग आपको लग रहा है हाईली रिस्की है, उनके लिए अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कि कस्टमर कौन है, बेनिफिशियल कौन है, ओनर, ठीक है। देन उसके लिए क्या लो, ट्रांजैक्शन करने से पहले सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल भी लेना है हमें, प्रॉपर ये फाइंड आउट करना है कि यार जो भी फंड्स वगैरह लेकर आ रहे हैं उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, किसी से ब्राइब वगैरह तो नहीं खाई है ना इन लोगों ने। एंड इनकी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करनी है। एंड इवन ये जो प्रोविजंस हैं ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, उनकी
फैमिली मेंबर्स और उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस उसको पता है कि यार मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरी तो बहुत इंक्वायरी कर लेंगे ये लोग, चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे कजिन के नाम से करवाता हूँ या मेरे जो है वो वाइफ के नाम से करवाता हूँ। तो उनके ऊपर भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो और बेसिक कुछ कुछ फैक्टर्स बोले हैं कि ये देख लो गवर्नमेंट में आपका क्या रोल है, रूलिंग पार्टी में हो कि ऑपोजिशन में हो, क्या उसके पास में जो है वो गवर्नमेंट के फंड्स का एक्सेस है या नहीं है, उसका अकाउंटेंट क्या काम कर रहा है, किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है वो पॉलिटिशियन, वो कंट्री रिस्की है कि नहीं है, रिलेशनशिप क्या है। जैसे मान लो अगर जो पीपी है वो खुद जो है ना वो काम नहीं कर रहा, पर वो एक कंपनी का डायरेक्टर है और वो कंपनी क्लाइंट है, तो वो कंपनी का डायरेक्टर अगर पीईपी है, पीईपी मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो कंपनी जो क्लाइंट है वो तो रिस्की हो गई ना, एंड वो डोमेस्टिकली बेस्ड है कि इंटरनेशनली बेस्ड है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, अब ये अपना फर्स्ट हो गया पीईपी। अब ऐसे करके अपने और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। देखो सेकंड अपना पॉइंट कौन सा है, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि करस्पॉन्डिंग जो बैंकिंग होती है इसमें क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट है और ये दो बैंक्स के बीच में होता है। एक बैंक को हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंट बैंक और एक बैंक को हम क्या बोलते हैं, रेस्पोंडेंट बैंक। ठीक है, और रिस्पोंडेंट बैंक जो होती है वो जनरली किस कंट्री की होती है, फॉरेन कंट्री की। मतलब एक बैंक मान लो इंडिया की है और एक जो बैंक है वो मान लो कहाँ की है, फॉरेन की। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कोई बैंक क्या टाइप का ट्रांजैक्शन कर रही है, क्रॉस बॉर्डर, यानी कि वो अपनी कंट्री का ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, वो किसी बाहर वाली कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, तो ऑब्वियसली जब दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो हमें ज्यादा मेजर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे कि जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है, जो भी उसके कंट्रोल्स वगैरह एप्लीकेबल है वो हमें देखना होगा। करस्पॉन्डिंग जो हम बैंकिंग कर रहे हैं शेल बैंक से हमें अवॉइड करनी है। यानी बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आप एक बैंक को इंडिया में और अगर आप बाहर किसी बैंक के साथ इन्वॉल्व होकर मिलकर अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो वो जो सामने वाली बैंक है ना, उस बैंक की भी आप इंक्वायरी करो, कहीं वो बैंक तो फ्रॉड नहीं है, कहीं वो बैंक तो शेल बैंक नहीं है, मतलब ओनली ऑन पेपर्स, एक्चुअली काम ही नहीं करती। और ये देखो ये पॉइंट तो सब में रिपीट हो रहा है कि आपको क्या लेना होगा, सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना होगा। सो ये चीज तो सब में रिपीट हो ही रही है, तो आप एक दो पॉइंट्स तो ना एज इट इज याद कर और वो आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, सो आज इतना ही रखते हैं, वैसे भी काफी लेंदी अपना वीडियो हो चुका है, जो इसके रिमेनिंग बचे हुए हैं ना सारे पॉइंट्स अपन कल की क्लास में करते हैं कंटिन्यू, और इसका जो पार्ट 3 बचा हुआ है वो भी हम कल देख लेते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।